रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। संजय दत्त बॉलीवुड का वो सितारा जो अपनी फिल्मों से जितना चर्चित था उतना ही अपने विवादों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्चाई जो छुपाई गई है, एक ऐसी साजिश जो आपको हैरान कर देगी। क्या सचमुच संजय दत्त का कनेक्शन था आतंकी संगठनों से? क्या उनकी जिंदगी सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि जटिल और खतरनाक राजों से भरी थी? और ये 308 गर्लफ्रेंड्स की कहानी कहां से आई? इस रोमांचक सफर में हम खोलेंगे संजय दत्त की जिंदगी के वो राज जो कभी नहीं सामने आए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ 7 एनियस फिल्म लिस्ट पर। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा एक्टर जिसके करियर पर टेररिस्ट होने का धब्बा था और उसकी फिल्में नहीं, उसकी कंट्रोवर्सी ज्यादा हिट होती थी। आपने सुना है ना? बस कोई रिएक्शन नहीं है बाबा, अभी तुम घर जाओ, खाना वाना खाओ अभी। एक ऐसा एक्टर जिसने जितनी फिल्में नहीं की उतनी रिलेशनशिप्स में था। ड्रग्स ओवरडोज से लेकर आतंकवादी कनेक्शंस तक इस पे हर तरह के इल्जाम लगे। इस सेक्टर में यार इतने ड्रामा के बाद तो किसी की जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। क्योंकि एक दिन अचानक एक बायोपिक आई, या कह लो एक वॉशिंग मशीन आई जिसने पूरी इमेज को सफेद धो दिया। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। हाँ, सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं संजू बाबा की। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या उत्तर प्रदेश। बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने तोड़ दिया था और फिर पूरे देश में ऐसा तूफान आया कि सबकी धड़कनें रुक गईं। कई जगह पर बवाल हुआ और मुंबई 1993 का बम ब्लास्ट तो कुछ ऐसा था जैसे टाइम बम फट गया हो। 12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार पार्क की गई और फिर हुआ क्या? एक जोरदार धमाका, पूरा शहर कांप उठा। 83 लोगों की जान चली जाती है और करीब 225 लोग जख्मी होते हैं। सोचो, ऐसा धमाका हुआ कि पूरा मुंबई हिल गया। और क्या उस कार में RDX रखा था जिसे टाइमर से उड़ा दिया गया था। ब्रो, ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ये तो सीधा एक धमाका था जो मुंबई के दिल में हो गया। फिर क्या हुआ? 45 मिनट बाद मुंबई के मंडी इलाके में एक और धमाका हुआ। इस बार 5 लोगों की जान चली गई और कितने लोग जख्मी हुए ये तो गिनती करने का वक्त नहीं था। लेकिन रुकिए, 15 मिनट बाद मुंबई की एक जगह पर वो धमाका हुआ जहां किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। शिवसेना भवन यानी शिवसेना का हेडक्वार्टर जो बिल्कुल पवित्र माना जाता था, वही जगह धमाके से गूंज उठी। इस बार भी 4 लोग मारे गए और 50 जख्मी हुए। अरे भाई, ये धमाके तो ऐसे हो रहे थे जैसे मुंबई में हर गली में बम रखे गए हों, कहीं बस में, कहीं कॉलोनी में, और फिर मुंबई में कुल 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ। क्या था ये? कोई फिल्म का सीन या फिर असली आतंक? मुंबई अब पूरी तरह से डरी हुई थी और पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। CBI के हिसाब से ये धमाका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा RDX के इस्तेमाल वाला था। लेकिन फिर सवाल उठते हैं, इतना भयानक हमला कैसे हुआ और ये RDX आया कहां से? मुंबई की फाइनेंशियल कैपिटल को ऐसे कैसे निशाना बनाया गया? पुलिस और आम लोग दोनों के दिमाग में यही सवाल थे। अब शुरू होता है इस हमले की सच्चाई का पर्दाफाश। ध्यान रखना, ये धमाका 12 मार्च 1993 को हुआ था। 15 मार्च 1993 जैसे ही घंटी बजी, ये केस CBI को सौंप दिया गया। अब लीड रोल में आ गए DCP राकेश मरिया और उनकी टीम। ब्रो, ये मामला बिल्कुल फिल्मी था और जैसे ही टीम ने काम शुरू किया, एकदम शॉकिंग खबर मिलती है। क्या था वो? एक आदमी था, बाबा मूसा चौहान, जिसने ये सारे वेपन स्टोर किए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब तो राकेश मरिया ने टीम को फट से मूसा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। मूसा को पकड़ा गया और पूछताछ शुरू हुई तो मूसा ने जो बताया वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। मूसा ने कहा, मैं अकेला नहीं था, इसमें 2 और लोग शामिल थे और अब जो नाम उसने लिया वो है हनीफ कर्णवाला और समीर हिंगोरा। अब सुनो, हनीफ तो बांद्रा के फेमस तवा रेस्टोरेंट का मालिक था और समीर था इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। यार, दोनों ही लोग थे तो A-लिस्टर्स और ये लोग मिलके चलाते थे मैग्नम वीडियोस नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। सोचो, ये लोग सिर्फ अपने पैसे और पावर से ही नहीं बल्कि अच्छे खासे लॉयर्स के सपोर्ट से भी भरपूर थे। अब पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया था।
लेकिन कुछ तो था जो इनसे छुपा हुआ था। आखिरकार बड़ा दबाव डाला गया और फाइनली इन दोनों ने मुंह खोला, और जब वो मुंह खुले तो उन्होंने जो नाम लिया वो सुनकर तो राकेश मरिया के साथ साथ पूरी पुलिस टीम भी चौंक गई। किसका नाम था वो? अब इसके बाद इस केस का सस्पेंस और भी गहरा गया। तो क्या था वो नाम जो सुनकर राकेश मरिया भी चौंक गए? जैसे ही पूछताछ हो रही थी, एक आरोपी ने राकेश मरिया को सीधा टोंट मारा। आप लोग बड़े लोगों को पकड़ते नहीं क्या? राकेश ने चौंकते हुए पूछा। कौन बड़े लोग? किसकी बात कर रहे हो? उसने सीधा कहा। संजू बाबा। राकेश ने पूछा। संजू बाबा कौन? तो उसने कहा, अरे संजय दत्त, वही हीरो। अब यार, राकेश मरिया को तो यकीन ही नहीं हुआ। संजय दत्त का नाम आ गया और केस एकदम नई दिशा में चला गया। आगे क्या हुआ? जैसे ही संजय दत्त का नाम आया, पूरा केस अब नए मोड़ पर था। राकेश मरिया के करियर पर खतरा और साथ ही एक नए कैरेक्टर की एंट्री भी हो गई। लेकिन इस नए नाम के साथ मामला चुपके से और भी गड़बड़ हो गया था। आखिरकार जब सबूत इकट्ठा हुए, राकेश मरिया ने जॉइंट कमिश्नर एमएन सिंह को कॉल किया और सारी जानकारी दे दी। एमएन सिंह ने पूछा, वो बैग कहाँ है जिसमें संजय दत्त ने हथियार रखे थे? राकेश मरिया ने जवाब दिया, वो बैग अभी संजय दत्त के बेडरूम में है। अब क्या था? जॉइंट कमिश्नर और डीसीपी मिलके यह फैसला करते हैं कि संजय दत्त, जो उस वक्त मॉरिशियस में अपनी मूवी आतिश की शूटिंग कर रहा था, जब वह वापस लौटेगा तो उसके घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। और आपको तो पता ही है, उस वक्त संजय के पिता सुनील दत्त खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। संजू बाबा का नाम सामने आते ही केस ने एक नई दिशा पकड़ ली। अब आगे क्या होगा? अब सोचो, संजय दत्त के घर की तलाशी लेने की प्लानिंग हो रही थी। सबको लगने लगा था कि इसके पीछे राजनीति है और किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। डीसीपी राकेश मरिया और जॉइंट कमिश्नर एमएन सिंह ने एक चाल चली। जब संजय दत्त फ्लाइट से वापस आए तो उसे सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? अगले ही दिन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक सनसनीखेज आर्टिकल छपता है, जिसमें संजय दत्त के पास AK-56 गन होने की खबर दी जाती है। अब भाई, ये खबर कहाँ से आई? बलजीत परमार नाम के रिपोर्टर ने ये सब छापा था। और क्या आपको पता है, यह वही रिपोर्टर थे जिन्होंने संजय दत्त के खिलाफ पहली बार ये खबर छापी थी। क्यों? जैसे ही ये खबर छपी, पूरी देश भर में हलचल मच गई। अब सवाल था कि बलजीत परमार को ये जानकारी कैसे मिली? तो खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। बलजीत परमार का कहना है कि उन्होंने वाईसी पवार, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, से पूछा, सर कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या? वाईसी पवार हड़बड़ी में कार में बैठे हुए बोले, हाँ, एक एमपी के बेटे का नाम आ रहा है। अब यार, महाराष्ट्र में एमपी तो बहुत होंगे, तो कौन सा एमपी का बेटा है और फिर ये एक्टर कौन है? इन्हीं सवालों के साथ बलजीत परमार ने उसी रात को अरूप पटनेक नाम के ऑफिसर को फोन किया। अरूप ने बलजीत को कहा, कल आ जाओ, मिलते हैं। जब अगले दिन बलजीत पहुँचे तो देखा कि अरूप बहुत बिजी थे, पर लंच टाइम में उन्होंने बलजीत को अपने पास बुलाया। अब बलजीत ने पूछा, सुना है आप किसी एमपी के बेटे को क्वेश्चन कर रहे हो? अरूप पटनेक हंसते हुए बोले, नहीं, अभी नहीं उठाया है, वो अभी विदेश में शूटिंग कर रहा है। कैसा बड़ा ट्विस्ट था यार! यह साफ था कि उस एमपी का बेटा एक्टर था और वो विदेश में शूटिंग कर रहा था। अब ये सब पक्के हो गए थे, लेकिन बलजीत परमार ने फिर भी कंफर्म करने के लिए संजय दत्त को कॉल किया। बलजीत परमार, जो सुनील दत्त को जानते थे, कॉल किया, लेकिन सुनील दत्त ने उनकी कॉल अवॉइड कर दी। अब सवाल ये था कि क्या संजय दत्त सचमुच इस केस में शामिल थे या फिर सब सिर्फ अफवाहें थीं? अब एक और ट्विस्ट। किसी ने कहा, सुनील दत्त तो इस वक्त जर्मनी गए हुए हैं। बलजीत परमार को यह जानकारी मिली और बलजीत ने खुद जर्मनी में सुनील दत्त से मिलने वाले को फोन किया। लेकिन पता क्या चला? उस शख्स ने भी मना कर दिया और कहा, सुनील दत्त तो यहाँ नहीं है। अब बलजीत परमार ने सोचा, कोई बात नहीं, काम तो चलता है। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, तुम बस सुनील दत्त से कहना कि उनके बेटे संजय दत्त का नाम अब मुंबई के बम ब्लास्ट में आ रहा है। और एक और बात, मैं इस पर एक आर्टिकल छापने वाला हूँ। इतने में संजय दत्त का फोन आ जाता है। संजय कहते हैं, आप पापा को ढूंढ रहे थे, क्या बात है, बताइए। बलजीत परमार बताते हैं, देखिए, अगर आपके पास कोई हथियार है तो उसे चुपचाप जमा करवा दीजिए। अब संजय दत्त जवाब देते हैं, आपको इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? बलजीत फिर से कहते हैं, देखिए, अगर आपके पास हथियार है तो इसे जमा करवा दीजिए, क्योंकि अगर ये आर्म सेक्शन का केस बना तो कुछ साल में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये न समझे तो और भी गड़बड़ हो सकती है।
संजय दत्त जवाब देते हैं, मैंने ये सब सेल्फ डिफेंस के लिए लिया है। फिर क्या हुआ? बलजीत परमार ने कहा, ब्रो, ये हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंस के लिए होते हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि संजय दत्त के पास AK-56 था और फिर बलजीत परमार ने उस आर्टिकल को छाप दिया। 19 अप्रैल रात के 2 बजे संजय दत्त की फ्लाइट लैंड करती है। लेकिन क्या संजय दत्त की ये चुप्पी और हथियारों की कहानी सच्ची थी? क्या अब संजय दत्त खुद इस केस में फंसने वाले थे? जैसे ही संजय दत्त की फ्लाइट लैंड करती है, DCP राकेश मरिया और उनकी पूरी टीम ने संजय को पकड़ लिया। अब संजय के अरेस्ट होते ही बॉलीवुड में हंगामा मच जाता है। पूरा फिल्म इंडस्ट्री संजय के सपोर्ट में आ जाती है और पुलिस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सभी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही छपता है। लेकिन फिर शुरू होती है पूछताछ। संजय दत्त शुरुआत में बिल्कुल चुप रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी राकेश मरिया अपने हाथ में पूरा दम लगाकर संजय के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं, मैं जेंटलमैन की तरह पूछ रहा हूँ तो जेंटलमैन की तरह जवाब दो। अब संजय को लगा, आगे क्या? संजय कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, सर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर क्या? रूम में सब लोग बाहर निकल जाते हैं और संजय दत्त का कन्फेशन शुरू हो जाता है। एक एक करके संजय सारी बातें राकेश मरिया को बता देते हैं। अब जो संजय ने बताया वो हनीफ और समीर की बातों से भी मेल खाती है, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, हथियार। तो संजय बताते हैं, वो हथियार मैंने वो सब अपने दोस्तों को दे दिए थे और डिस्ट्रॉय करवा दिया था। अब पुलिस को ये पता चला कि संजय के दोस्तों में यूसुफ नुलवाला, अजय मरवा, केरसी अज्जानिया और रूसी मुल्ला भी थे, जो बाद में अरेस्ट हुए। इस कन्फेशन के बाद संजय दत्त का दिल पिघल जाता है। संजय राकेश मरिया से कहते हैं, प्लीज मेरे फादर को ये मत बताना। तभी उसी दोपहर पुलिस संजय दत्त को तुरंत कोर्ट ले जाती है और फिर उसे कुछ दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। अब कहानी में एक और इमोशनल मोड आता है। शाम को सुनील दत्त क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। जैसे ही संजय उन्हें देखता है, वो उनके पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या सुनील दत्त बेटे की इस बात को माफ कर पाएंगे? क्या ये सब संजय दत्त के लिए एक नया मोड़ साबित होगा? जब संजय दत्त ने सुनील दत्त के पैरों में गिरकर रोते हुए अपनी गलती मानी तो उनके पांव सुन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी इज्जत और बेटा दोनों हाथ से निकल गए। राकेश मरिया की बातों पर संजय को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही संजय अपने पापा के पैरों में गिरकर रोने लगे और अपनी गलती को मान लिया, तब सुनील दत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। सालों की मेहनत, शोहरत सारी की सारी मिट्टी में मिल गई और ये सब सामने आ रहा था। अब मेरे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो आपके दिमाग में भी आ सकते हैं। पहला सवाल, अगर संजू को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने की जरूरत थी तो भाई इतने सारे क्यों रखे? 56, ग्रेनेड और भी हथियार, एक पिस्टल से काम नहीं चलता क्या? दूसरा सवाल, जब उनके बंगले में हथियारों से भरी एक वैन आई थी जिसमें इतने सारे RDX थे कि वो पूरे शहर को उड़ा सकते थे, तो क्या उन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक खतरनाक प्लान था या और भी कुछ? तीसरा सवाल, संजय दत्त ने पुलिस को क्यों नहीं बताया इन सब चीजों के बारे में? उनके पापा खुद एक MP थे, वो चाहते तो संजय का नाम सामने ना आता और ये खबर पुलिस तक पहुंचने से पहले सब शांत हो सकता था और क्या पता इतने बेगुनाह लोगों की जान बच सकती थी। अब सोचिए, जिस संजय दत्त को भारत ने सुपरस्टार बनाया था, वही सुपरस्टार आज अपने ही देश वालों के साथ गद्दारी करने के बावजूद भी वहीं खड़ा है, वही स्टेटस बनाए हुए है। तो क्या ये सिर्फ संजय दत्त का ही सवाल है? क्या ऐसे इंसान का बायोपिक बनाना सही है जो सबको विक्टिम दिखा दे? क्या किसी ने सोचा था कि जब संजय दत्त के हाथों से मासूम लोगों का खून हो सकता है तो उसे सुपरस्टार का टैग भी मिल सकता है? पर फिर भी जब बायोपिक बनती है तो वो क्या बनती है? एक हीरो की कहानी जिसमें संजय को सिर्फ विक्टिम दिखाया गया। क्या सच में यही सब है? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी 308 गर्लफ्रेंड्स रही हो, जिसने अपनी पूरी जवानी ऐसे जी हो जैसे किसी माफिया फिल्म का हीरो हो, जिनका सीधा कनेक्शन दाऊद के राइट हैंड छोटे शकील से हो और उसकी रिकॉर्डिंग भी YouTube पर मौजूद हो। मेरे नाम पे मेरा वोट दिया लोगों ने।
अच्छा अच्छा, और यहाँ पे नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस कर। अब ये वो इंसान है जिसने न जाने कितनी मासूमों की जान ली और उन लोगों ने कभी भी इंडिया की भलाई नहीं चाही। अब जब ये आदमी संजय दत्त जैसा एक्टर जो आज तक हीरो बना बैठा है, उन माफियाओं से जी भाई जी कहकर दोस्ती करता है, तो ये हमारी स्ट्रेंज सोसाइटी को एक शर्मनाक आईना दिखाता है। इसका क्या मतलब है कि जो इंसान दाऊद और उसके गैंग के साथ बैठकर बातें करता है, वही इंसान फिर हमारी सुपरस्टार लिस्ट में क्यों? अब राजकुमार हिरानी का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने बताया था कि संजय दत्त अपनी हर गर्लफ्रेंड को एक कब्रिस्तान में लेकर जाता था। हाँ, आपने सही सुना, वहाँ वो किसी भी रैंडम कब्र को दिखाकर कहता, ये मेरी माँ है, तुमसे मिलवाने लाया हूँ, ताकि वो लड़की इमोशनली अटैच हो जाए और बाद में संजय उसका फायदा उठा सके। और फिर हम वही करते हैं जो हमें करने की आदत है, हम इस आदमी को हीरो बना देते हैं। संजय दत्त का फिल्मी करियर क्या है? एक इंसान को हीरो के रूप में दिखाया गया। उसकी बायोपिक में कोई भी ऐसी खासियत नहीं थी जिससे उसे हीरो कहा जा सके। तो फिर क्यों? क्योंकि हमारी पब्लिक इतनी भोली है कि व्हाइट वॉश करने वाली मूवी देखकर इस इंसान को फिर से हीरो बना देती है। आपको क्या लगता है, क्या संजय दत्त को एक हीरो मानना सही है या फिर एक ऐसा एक्टर जो हीरो कहलाने के लायक भी नहीं है? याद रखिए, संजू बस संजय दत्त की एक पीआर मूवी थी जो उसकी बॉलीवुड कमबैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाई गई थी। और कुछ नहीं, संजय दत्त की कहानी सुनकर मुझे उनका एक गाना याद आ जाता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आपको भी लगता है कि ये गाना पूरी कहानी की परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बन सकता है? अगर वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक करना मत भूलना और 7 अनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी मेहनत और रिसर्च इस वीडियो में डाली है उतनी तो संजू बाबा ने शायद अपनी लाइफ में भी नहीं डाली। कंटेंट में थोड़ा फन डालने का कोशिश की है। आपको कैसा लगा